डॉक्टर नित्यानंद जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शिक्षा का विषय है। मेरा मन करता है कि डॉक्टर नित्यानंद जी जिनके सानिध्य में हमने जीवन कैसे जीना, शिक्षा कैसे प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त जो भी शिक्षा प्राप्त हुई उसको समाज के लिए कैसे उपयोग करना, ऐसे महान मनीषी के नाम पर ये सभागार है। और कल इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं उन्होंने भी ये बात रखी कि हम सब उनके बनाए हुए स्वयंसेवक हैं। ये हमने सोचा बहुत जगह व्यवस्था हो सकती थी, बहुत जगह हो सकता था, लेकिन समाज जीवन के अंदर काम कैसे करना है उसकी प्रेरणा हमको डॉक्टर नित्यानंद से मिली। इसलिए इस कार्यक्रम के प्रणेता ने भी कहा कि हमने इसलिए उनका जो स्थान है जहाँ पर उनकी सूक्ष्म उपस्थिति हर समय बनी हुई है वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो मैं भी अपने इस जीवन के और बहुत अंदर की गहराई से डॉक्टर नित्यानंद जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर नित्यानंद जी एक समाज सेवी तो थे ही, प्रखर चिंतक तो थे ही, लेकिन एक मूर्धन्य शिक्षाविद थे जिन्होंने वास्तव में एक मूर्धन्य आचार्य का काम किया पूरे जीवन भर, जहां व्यक्ति केवल उसके अध्ययन अध्यापन से नहीं, उसके आचार व्यवहार विचार से और जीवन गढ़ता है, शिक्षा प्राप्त करता है। मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से डॉक्टर नित्यानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के इस सत्र के माननीय अध्यक्ष जिनका परिचय आप सब लोग जानते हैं, इस देश की गरिमा को जिन्होंने विश्व में गरिमा 2 के माध्यम से बढ़ाया, वह बच्चे जानते होंगे गरिमा 2 इस देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो बफेलो क्लोन बनाया, उसके प्रणेता डॉक्टर मनमोहन जी और इस प्रदेश के यशस्वी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जिनका उद्बोधन, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हमने कल भी सुना, आज भी सुना। इस दून विश्वविद्यालय की बहुत ही सम्मानित कुलपति प्रोफेसर सुरेखा जी, जिन्होंने दून विश्वविद्यालय को और समाज के अंदर विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षा की मंदिरों का प्रसार समाज में कैसे जाना चाहिए, उसकी जिनकी महती कंट्रीब्यूशन है उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो अनुष्ठान है, कल पूजनीय अभयसानंद जी ने कहा, ये अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के निमित्त जो आयोजक हैं देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय, मैं दोनों आयोजकों के प्रति अपना आभार भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस अनुष्ठान के अंदर मैं भी अपनी हवि अर्पित कर सकूँ। तो ऐसे देवभूमि विकास संस्थान के सभी पदाधिकारीगण और अंत में जो इस विचार के प्रणेता हैं, और मैं अपने को बहुत धन्य मानता हूं, ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विचारक, ऐसे समाज के चिंतक, भले दूसरे लोग उनको राजनीति की तरफ देखते होंगे, लेकिन मेरा उनका जो सानिध्य है, मेरा उनके साथ जो व्यवहार है वो एक समाज सेवी के नाते है। और वास्तव में समाज सेवा का यदि हम कोई कण उठा पाए होंगे अपने जीवन में, तो उसके लिए और श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहे और हमारा संबंध लगभग 4 दशकों से है। और जब भी हमने समाज की दृष्टि से कुछ करने की सोची होगी, जब भी कुछ सोचा होगा, तब उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा ये जो अनुष्ठान की और विचार लेकर के जो आए, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और उनका वास्तव का जो मूल विचार, जो कुछ पाया यहाँ से पाया, जो कुछ देना यहाँ के लिए देना, क्योंकि हम जब आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए और जब जा रहेंगे तब भी कुछ लेकर नहीं जा सकते। अभी बहुत सारी सभ्यताओं की बात सुरेखा जी ने की। उन्होंने बताया कि जब विश्व का सबसे बड़ा धन संग्रह करने वाला, सबसे बड़ी ताकत संग्रह करने वाला व्यक्ति दुनिया से विदा हो रहा था, तो उसने कहा था
मेरे हाथ मेरे कब्र से उससे बाहर निकाल देना, जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया इस बात की तस्दीक करे कि जब जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। तो ऐसे श्रीमान प्रवीण सिंह जी, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस समाज के मूर्धन्य लोग, जो मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, जो केवल व्यक्ति ही नहीं अपने में एक संस्थान है, ऐसे सब लोग, श्रीमान आलोक जी, आप सब लोगों बच्चों होगा जो पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के, और सुदूर पहाड़ों से उस समय 70 के दशक में IAS बने हों, ऐसे श्रीमान आलोक जी समाज जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार से, और जो कुछ हमको समाज ने दिया, किसी प्रकार की योग्यता दी, किसी प्रकार का संसाधन दिया, ऐसी श्रीमती रंजना जी, और मेरे गुरु और जिन्होंने मुझे शिक्षा का स से प्रारंभ करवाया, ऐसे प्रोफेसर SP सिंह जी यहाँ पर मुझे भी दिखे, उनका दर्शन हुआ, मेरा मन अत्यंत आह्लादित है कि उनके समक्ष में 2 शब्द बोल पाऊंगा। और ऐसे अन्य सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और इस अनुष्ठान में अपनी हवि अर्पित करना चाहते हैं, और मेरे युवा साथी। अभी तक जो हम लोग कल से स्वामी जी का जो चिंतन सुन रहे थे, ऐसा लगता है कि ये जो सृष्टि ईश्वर ने रची, या जो भी ये ताना बाना है, इस ताने बाने का जो एक्सिल है, इस ताने बाने का जो केंद्र है, और इस ताने बाने को समझने का जो ढांचा कहीं से अगर खड़ा हो सकता है, तो उसके मूल में और मनुष्य है। कि जो भी हम लोग क्रियाएं देख रहे हैं, ये मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है, अच्छाई की ओर जाने के लिए भी, और यदि कहीं पर कोई न्यूनता रहती हो तो भी मनुष्य की ओर देखा जाता है। तो ये जो मनुष्य है, अपने के बाद शेष विश्व से, शेष यूनिवर्स से जो इंटरेक्शन करता है, किसी प्रकार से अपने मनोभाव विचारों को और उस इंटरेक्शन के माध्यम से प्रकट करता है, व्यक्त करता है, इसलिए हम उस मनुष्य को कहते हैं व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति वो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य को हम लोग कब करें, जब वो व्यक्त करें। हम किसी भी पार्टिकल को, किसी इसको ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब उससे कुछ व्यक्तिकरण होता है, जो उससे हम लोग को वापस लौट करके आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, जब वो इंटरेक्शन करना प्रारंभ करता है, व्यक्त करता है, प्रकट करता है, इसलिए हम उस इंसान को, उस समय उसको व्यक्ति कहते हैं। और ये व्यक्ति, ये जो मनुष्य जीवन है, इसके ह्यूमन वैल्यूज और वर्च्यूज एंड वाइसेस की हम लोग बात करें, गुण और उसकी बात, अवगुणों की बात करते हैं, उनके माध्यम से जो इंटरेक्शन होता है, गुणों की जो उसके अंदर निर्मिति होती है, उसके माध्यम से इस व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तित्व खड़ा होता है, वैल्यूज की जो बात होती है। क्योंकि वास्तव में जो कीमत है वो वैल्यू की है, और जो हम बात अभी तक कर रहे थे सूर्य जो बात थी, वो प्राइस है। तो हमको प्राइस ने जिन वैल्यूज के हम लोग बात करें, उन वैल्यूज के आधार पर वो व्यक्ति अपना एक व्यक्तित्व खड़ा करता है। और उस व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व जो है, जो समाज में निरंतर उन मानवीय मूल्यों के साथ, समाज के सरोकारों के साथ और उस बीज संस्कृति के साथ व्यवहार करता रहता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति न होकर के अपने एक संस्थान है, जो मैं आप सब लोगों के यहाँ बैठे मनीषियों की लिखा था, व्यक्ति एक संस्थान बन जाता है। और यकीन मानिए, ये व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार की साधनाओं का, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकारों को जीवन का और चिर साधना को अपने जीवन का हेतु बना देता है, तो ये संस्थान धीरे धीरे विचार बन जाता है। और विचार असीमित होते हैं, विचार अनंत होते हैं, विचारों में प्रवाह है, विचारों में सातत्य है, विचारों में लालित्य है, विचारों में मोदता है, विचारों में प्रसन्नता है, विचारों में आह्लादता है, विचारों में प्रवाह है, विचारों में तरलता है, विचारों में स्वतंत्रता है, विचारों में विरक्तता है, विचार मुक्त हैं। इसलिए विष्णु पुराण घोष करता है, जिसका सुरेखा जी ने कहा, सा विद्याया विमुक्ते। और उसके पहले का जो सेंटेंस है वो कहता है, यत् कर्म यन्न बंधाय। यानी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस और उसका परिणाम अगर विद्या है, तो वही प्रोसेस हो सकती है जो उसमें बंधन नहीं करता है। तो इसलिए जो उन्होंने बात कही कि हमारे यहाँ ज्ञान का अर्थ, ताकत का अर्थ लिबरेशन है, लिबरेज है, कि हाउ
हाउ ब्यूटिफुली वी लिबरेट फ्रॉम दिस वन। इफ आई, जैसे कल माननीय स्वामी जी ने कहा कि को हम, जिस समय अपने से प्रश्न पूछता हूं को हम, तो वहां से अंदर से एक उत्तर आता है सो हम। ये तभी आ सकता है जब हम उसका अंदर वो लिवरेज का बात हो, जब हमने विद्या के साथ विद्या या विमुक्ति की बात की। तो विद्या व्यक्ति को और विचार बनाने की जो विधा है उसको हमारे यहाँ विद्या कहा गया। वैसे तो विषय तो ये है अविद्या मृत्यु कृत्वा विद्याया अमृतम सुन्नते। ये जो विद्या है अमृत को ले जाने वाली बात है, अमृत को ले जाने की बात है। चलिए इस यहाँ तक से करते हुए आज के विषय के संदर्भ में विचार करें। अगर मान लीजिए हम लोग, जैसे पूर्व में कहा, कल भी चर्चा हुई, स्वतंत्र इतिहास को भी देख लें, 1947 को देख लें, तो अच्छा लगता है कहने में कि हमने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे फिर वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, स्पेस रिसर्च, हम सब लोग आज सब समझ सकते हैं, आईसीटी हो, कंप्यूटराइजेशन हो, हमने एक बहुत बड़ी इमारत लिखी है। बट ये भी विचार करना चाहिए 1947 में इस देश के अंदर, जो मैंने एक आंकड़ा देखा था, लगभग 20 विश्वविद्यालय थे, लगभग 500 496 ऐसा नंबर आता है के आसपास कॉलेज थे फॉर हायर एजुकेशन के। आज हम लोग 1000 से ऊपर ज्यादा विश्वविद्यालय, 1200 कुछ का नंबर है विश्वविद्यालय है। लगभग 55,000 से ज्यादा, 60,000 के आसपास कॉलेजेस हैं। 47 का अगर आप डेटा देखेंगे आज के संदर्भ में, तो लगभग 12% लिटरेसी की बात करते हैं। आज लिटरेसी 80 से ज्यादा % है। हमने मेडिसिन में, हेल्थ केयर में ट्रिमेंडस प्रगति की है। 47 में जाएंगे तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ऑलमोस्ट लाइक 40 इयर्स। आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ऊपर है। स्पेस में मुझे याद आता है, क्योंकि इसमें हम लोग जो बाइसिकल पे या बैलगाड़ी पे लेकर के रॉकेट लॉन्चर ले जाते थे, आज हम लोग एट वन टाइम वी आर एबल टू लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स ऑल टुगेदर। और आज अपने देश के नहीं और दुनिया के भी और सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। आज हमने बहुत प्रगति की ऑल टुगेदर। सभी आवाज आ रही है, सभी क्षेत्रों में लगभग हमने प्रगति की है और संतोष का विषय है। इतना सब कहने के बाद, लेकिन अगर हम विचार करें, आज के पर्सपेक्टिव में विचार करें, इतना बड़ा देश और देश को जो ईश्वर ने हमें दिया, सभी प्रकार के संसाधनों से हम लोग सुसज्जित हैं। जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा हमने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हमारे पास हो गए, लेकिन बारिंग फ्यू IITs, IIMs, यूसर, आइसर्स और एम्स, where do we stand in the global rank? और मैं बहुत सारे दूसरे जो सर्वेज हुए हैं, बहुत सारे दूसरे जो रिकॉर्ड्स आए हैं, बट एक OECD का रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ, जो कहता है कि हमारा जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो स्कूल लेवल के बच्चे के बराबर है। तो सोचना पड़ेगा क्या कि ऐसे क्यों हुआ। हम 1913 और 1930 को रिपीट नहीं कर पाए, इतने सारा भाव विचार होने के बाद। तो इसका मतलब है, इफ ये जो विश्वास हमें भी पैदा हुआ था 2047 के अंदर हम लोग विश्व के अंदर सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये इसी बात पे विश्वास होगा। लेकिन वी नीड टू सब्सटेंट। अभी जो इम्पैडिमेंट्स, जिन इम्पैडिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहा हूँ, उनको हमको सिरे से दूर करना है। सिरे से दूर करने के लिए और इस पर हमें मंथन भी करना पड़ेगा, विचार से।
ये जो हमारा जिस शिक्षा को हम लोग अभी तक बातचीत कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए, बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स तैयार कर दिए, बहुत अच्छे मैनेजर तैयार कर दिए, लेकिन जो इस देश की ख्याति थी, जो इस देश की ख्याति है, दुनिया में जानी जाती है कि हमने बहुत बड़े थिंकर पैदा किए, हमने विवेकानंद पैदा किए, हमने स्वामी रामतीर्थ पैदा किए, वहां पर हमको विचार किया। ये जो इफ वी वांट कि हमारे देश विश्व गुरु की तरफ उस गति से आगे बढ़े जिस गति से हम सब लोग सोच रहे हैं, हमें इस पर विचार करना। We need to have an education system which is completely based on the Indian philosophy, Indian thought, but at the same time completely global in outlook. We had to create an education system which had the spirit of inquiry. आज उच्च शिक्षा के बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग जुड़े हुए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन हायर एजुकेशन। क्लास में प्रश्न पूछना विद्यार्थी के द्वारा लगभग बंद ही हो गया है। We have to inculcate that feeling again back. तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमारे यहाँ जो बताया गया कि कैसे क्लासरूम होगा, तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी खत्म। So we have to create an education system. Now we have to modify this education system in such a way that we encourage the spirit of inquiry, the innovation and enterprise. And that would automatically lead to the skill enhancement, innovation and entrepreneurship development. That has to be seen. और जिस दिन हम लोग इस विधा की तरफ बातचीत करने लगेंगे, तब हम लोग जो हमने अभी तक कहा है बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए, then that would lead to the good producers. अब हम लोग उत्पाद ही नहीं उत्पादक पैदा करने लगेंगे, तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं इनोवेटर्स पैदा करने लगेंगे, तब हम लोग मैनेजर नहीं थिंकर पैदा करेंगे। तो दिस इज व्हाट we need to go, and this is what fortunately NEP is there to talk about such things. जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उससे ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो उस दिशा में बढ़ना। आज के इस विषय के लिए मैं 2 बिंदुओं पर सिर्फ बातचीत करूँगा। पहला बिंदु है एलिस इन वंडरलैंड। Alice was there in the wonderland, and people asked that where you want to go. Alice asked कि मुझे रास्ता बता दो। Then people asked her, आप किधर जाना चाहती हैं? Then Alice said that I don't know. Then people said, everybody said to her that if you cannot tell me that where you want to go, मैं क्या बताऊँ कहाँ जाना? लक्ष्य। और दूसरी बात जो कल से और अब तक आ रही है, वो है आत्मबोध। 2 बिंदु के पास इसलिए माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा ऐसा बताते हैं कि तथागत यात्रा कर रहे थे और यात्रा में उन्हें प्यास हुई। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जल ले आइए। तो शिष्य जल संग्रह करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आते। तो तथागत एक दूसरे शिष्य से पूछने लगे, अभी तक क्यों वापस नहीं आए, देखिए क्यों नहीं आए। तो जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि साहब वो जो झरना है उसमें तो पानी गंदा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बैलगाड़ियां मान लीजिए उसमें के लिए। तो तथागत कहते हैं परिस्थितियों की बैलगाड़ियों से जीवन के सरित का प्रवाह कदाचित प्रदूषित हो सकता है, लेकिन यदि आपने स्वच्छ जल प्राप्त करना है तो आपको मूल की ओर लौटना पड़ेगा। आपको उसका जो प्रवाह है उसके साथ बहने के बजाय उसके प्रवाह के स्रोत की ओर जाना पड़ेगा, जिसको हमारे यहाँ हमारी सभ्यता में कहा ऊर्ध्वगमन करना पड़ेगा। विवेकानंद जी से जब पूछा व्हाट इज लाइफ,
विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है शायद वो जब साइंस कांग्रेस की कीनोट एड्रेस दे रहे थे पेरिस के अंदर, तब उनसे पूछा था व्हाट इज लाइफ। ही सेड लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। तो पश्चिम के लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाले लोग हैं, तो हम लोग लाइफ नहीं है। व्हाट इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल? विवेकानंद जी ने कहा कि सामान्यतः ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें जो इंद्रिय जनित विधा है, इंद्रिय जनित जो प्रवाह है, वो अधोगामी होता है, और जो जीवन है, जिसे जीवन की प्राप्ति होगी, उसका प्रवाह ऊर्ध्वगामी है। देयर इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन अधोगामी एंड ऊर्ध्वगामी। ये जो तथागत ने कहा कि आप मूल की ओर लौटिए, आज शिक्षा की दृष्टि से देखें, मूल की ओर लौटिए। क्या है शिक्षा? भारतीय बाण में कहता है शिक्षा मात्र सिद्धांत नहीं है, जिसको आजकल हम लोग ने सिलेबस और परीक्षाओं में काम किया है। ये परीक्षा पास कर दी तो ये शिक्षा होगी, वो परीक्षा पास कर दी तो शिक्षा। मात्र सिद्धांत नहीं है, अतीत का कोई निश्चित विधान भी नहीं। ऐसा कोई विधान हो कि ये विधान है और उसको शिक्षा माने, ऐसा विधान भी नहीं। यह तो अनवरत अपने अंदर विद्यमान उस सत्य से अपने को साक्षात करने की अनवरत जिज्ञासा है, उसका नाम शिक्षा है। हम सब लोगों ने एकलव्य का वर्णन सुना है। मिट्टी के द्रोणाचार्य उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ धरोहर बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सत्य को पाने की जो अनवरत जिज्ञासा है, वो शिक्षा का पाठ करता है। आघात से वार्ता करने की निश्चल चेष्टा है। 5 वर्ष का ध्रुव जिद कर बैठता है कि मुझे तो पिता की गोद चाहिए, और ऐसी गोद चाहिए कि कोई मां मुझे फिर वहां से हटा नहीं सके। हम सबके सामने है कि वो शिक्षा आज तक ध्रुव अटल है। शिक्षा वर्तमान का वो अक्षय है जिसमें परिवर्तन का पहिया घूमता है। क्यों कहता हूं परिवर्तन का पहिया घूमता है? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसार की संसार है, जो परिवर्तनशील है वही संसार है। तो क्या शिक्षा को हर बार परिवर्तन करती? क्योंकि शिक्षा युगानुकूल चाहिए, चिरंतन पुरंतन चाहिए, लेकिन नित्य नवीन चाहिए। इसलिए शिक्षा वो अक्षय है जिसमें परिवर्तन का पहिया घूमता है। शिक्षा हमारी बूढ़ी सोच में नया सूर्योदय, संभावनाओं का नया सूर्योदय है। कदाचित संघर्षों ने, सभ्यताओं के संघर्षों ने शंकाओं को जन्म दिया है, और शिक्षा संभावनाओं को जन्म देती है। जैसे मां एक संभावना को जन्म देती है, जिस संभावना को मां 9 महीने में जन्म देती है, उस संभावना को आचार्य 12 वर्ष 16 वर्ष में संभावना को जन्म देता है। और ऐसा कहते हैं हमारी शिक्षा पद्धति में कि आचार्य को भी ठीक उसी प्रकार से गर्भ धारण करना पड़ता है जैसे मां गर्भ धारण करती है, तो उसको एक संभावना को जन्म देती है। शिवाजी के रूप में देती हो, चाहे तो जो मैं पहले कह रहा था कि मनुष्य व्यक्ति बनता है, क्योंकि जो अंदर का जो भाव है उसका प्रकटीकरण इस बाह्य जगत में होना है। यानी भाव का जो काम है वो दिखता यहां इस जगत में है। जिसको हमने मिथ्या जगत की बात कही है, लेकिन मिथ्या का त्याग है वो। भाव की, क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा प्रक्रिया है, और किसी भी प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद है वो परिणाम होना ही होना है। अगर तो प्रक्रिया हुई उसका तो परिणाम होगा ही। तो शिक्षा अनायास ही सृजनशीलता है, लेकिन क्योंकि सृजनशीलता सूक्ष्म है, उसको एक अमली जामा पहनाने का काम संस्कार करता है। तो व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, उसका जो भाव है, उस भाव की प्रतीति संस्कार से है, संस्कार की अभिव्यक्ति विचार से है, विचार की परिणति सरोकार है, और सरोकार का प्रतिफल व्यवहार है। तो यानी भाव जगत से और व्यवहार जगत की जो यात्रा है, उस अर्थकारी यात्रा का नाम शिक्षा है, जिसको विवेकानंद कहता है इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एजुकेशन, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इट। क्योंकि एट सूक्ष्म लेवल पर, सूक्ष्म रूप में
हम सब लोग, जैसे कल विजय स्वामी जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, सूक्ष्म जगत में सब लोग द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट प्रिस्टाइन फॉर्म जो आत्मा है, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है, सर्व ज्ञान संपन्न है। सिर्फ जब उसका इंटरैक्शन इस व्यवहार जगत से होता है, उस प्योरिटी को, उस प्रिस्टिनिटी को हम लोग इस इंटरैक्शन में कितना बचा सकते हैं, उस प्रबोधन का नाम शिक्षा है। तो भाव जगत से व्यवहार जगत की अर्थकारी यात्रा का नाम शिक्षा है, जिसको विवेकानंद ने कहा इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। कदाचित किसी का छोटा सा भाव कहीं पर तिरोहित हो गया होगा। आज हमारे इंस्टीट्यूशंस पैकेज की बात करने लग जाते हैं। वो अर्थकारी यात्रा को हमने अर्थ से जोड़ दिया और हमने सोचा कि एजुकेशन माने कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है। इंस्टीट्यूशंस में प्रचार का माध्यम आजकल पूरी सफल है। जो पीछे में विचार उसकी बात कर रहा था, शिक्षा की बात, सिद्धांत, तो सिद्धांत नहीं, प्रयोग भी है। और प्रयोग हमेशा भविष्योन्मुखी होते हैं, प्रयोग यात्रा करते हैं। जिसके कल स्वामी जी ने कहा, हमारा ऋग्वेद का कवि कहता है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम। इसलिए चूंकि यात्रा करते हैं, इसमें इसके अंदर युगानुकूलता की बात है। हम युगानुकूल उसके अंदर शिक्षा को युगानुकूल कैसे कर सकते हैं। तो जो भाव जगत का जो सेल्फ है, जो प्योर प्रिस्टाइन है, तो जब वो इंटरेक्ट और बाह्य जगत में इंटरेक्ट करता है, इस स्थूल शरीर के माध्यम से करता है, तो जो बात कही कि उसकी प्रिस्टिनिटी को कितना मेंटेन करके रख सकता है, उसको हम लोगों ने सीखा। तो जब ये हम विचार करेंगे, तो ये विचार करेंगे जब हम लोग सुबह प्रातः काल उठते हैं, हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं करा करें बसते लक्ष्मी परमति। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अपने को रिमाइंड करना होता है ये जो शरीर मेरा है, जिसके माध्यम से मेरा भाव जगत इस व्यवहार जगत इंटरेक्ट करता है, दिस इज यूनिक। मेरे जैसा न पहले कभी हुआ न मेरे जैसा कभी होगा, क्योंकि ईच इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू कीप दैट इंडिविजुअलिटी। हमको अंदर मौलिकता रखनी पड़ेगी, क्योंकि मौलिकता ही दिव्यता है। जब हम मौलिकता खोकर के कॉपी में आ जाते हैं, तो दिव्यता समाप्त हो जाती है और वॉल्यूम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हम लोग कहीं खो जाते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते। जो शिक्षा का अंतिम उत्पाद है, शिक्षा का अंतिम उत्पाद हमारे पंचकोशीय शिक्षा की बात कही, 5 कोश बताए गए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो शिक्षा का जो अंतिम उत्पाद है वो आनंदमय कोश है। वहां तक पहुंचने के बाद वहां तक पहुंच नहीं पाते, हमने अपनी प्रेस्टिनिटी को खो दिया। तो मौलिकता ही देता है। तो इसको समाप्त करते हुए इन आधारभूत बिंदुओं पर जब हम लोग बातचीत करेंगे, तो उस प्रकार के शैक्षिक बान्वय के लिए हम लोग इन जो आधारभूत बिंदु जो मैंने कहे, इनको हम आत्मसात करेंगे। तो वास्तव में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, असतो मां सद्गमय की बात कर रहे थे, या तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात कर रहे थे, ऋग्वेद के कवि की कल्पना की बात कर रहे थे। तो इस शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के जो मूलभूत सिद्धांतों के प्योरिटी और स्मृति की बात की, उसके माध्यम से हम तब इसी जीवन में जो चतुष्पुरुषार्थ हमारे यहाँ कहे गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनको सहज ही दिशा प्राप्त हो जाएगी। तब ये मानव जीवन केवल श्वासों का व्यापार न होकर के एक पवित्र यज्ञ बन जाएगा, जैसा यज्ञ गंगा के प्रभाव से बनता है, वैसा यज्ञ बन जाएगा। जो हमारे 4 पुरुषार्थ की बात की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, दोनों एक से इधर उधर होते हैं। अर्थ कमाना है धर्म के लिए, और काम करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और धर्म को जैसे हमारे परिभाषित किया, यतो अभ्युत्थानि निःश्रेयः सिद्धि स धर्मः, जो इस समय हमको अभ्युदय दे और निःश्रेयस की प्राप्ति करवाए, उसको धर्म कहा गया। उस धर्म की प्राप्ति
तब ये जो भाव जगत से व्यवहार जगत की जो यात्रा की बात कर रहे थे, इसमें से जो अनायास परस्परण जो होगा, मैं थोड़ा बीच में शॉर्ट कर रहा हूँ, लंबा ना हो जाए, वो होगा ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशनम। क्योंकि हम समाज के घटक हैं, जब पूरी शिक्षा पूरा ज्ञान इस बात को लगेगा तब वास्तव में हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। तब ये शिक्षा बुनियादी रूप से उस पथ पर अग्रसर हो जाएगी जिस पथ पर भारतीय चिंतन शिक्षा की तरफ जाएगा। ये तो पहला बिंदु लक्ष्य की तरह है। दूसरा बिंदु जो मेरे पास 10 मिनट का समय और है, देखिए बस 5 मिनट। दूसरा बिंदु है आत्मबोध। तो एक छोटा सा प्रश्न से, चूंकि प्रश्न जल्दी समझ में आता है, बताते हैं। एक बार एक पंडित जी कोई यज्ञ करके लौट रहे थे और उनको जजमान ने गाय दान दी। लेकिन 3 लोगों ने तय किया कि ये जो इतनी सुंदर गाय है ये हमारे पास भी आनी चाहिए, वैसे हम इसको बना करके हम उतना नहीं ला सकते, इसको ठग लिया जाए। और तीनों ने योजना बनाई कि कैसे इसको ठगा जाए। तो पहला व्यक्ति जाकर के पंडित जी से कहता है कि अरे भाई आप अच्छा है, प्रणाम प्रणाम करके आप कहाँ से उनका यज्ञ करके आए, पर ये आप ये गधा क्यों साथ ले आए? और पंडित जी को कहा कि भाई मैं तो यज्ञ से आ रहा हूँ, ये दान में गाय नहीं। आप देख लीजिए, मुझे तो ये गधा लगता है। पंडित जी को थोड़ा सा शक तो हुआ। दूसरी जगह गए तो उन्होंने भी यही बात कही, पंडित जी को और शक हो गया। तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा कि पंडित जी ने वो गाय छोड़ दी। ठीक ऐसे हमारे साथ हुआ। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने राष्ट्र की जिनके पास कल्पना नहीं थी, उन्होंने कहा दिस इज नॉट नेशन, दिस इज नेशन इन मेकिंग। तो कारवां बसता गया, कारवां आता गया, देश बसता गया। किसके लिए कहा? जहां पर कहा गया था हिमालय समारंभ यावत हिंदू सरोवरम तब तत् देव निरतम देशम हिंदुस्तान प्रचक्ष। जो इतना पुराने समय से ऐसा कहा गया था उसको हमने भूल दिया और हमने इनकी बात मान ली और हमने कहा कि देश ही हमने मान लिया कि सारा ज्ञान विज्ञान, विज्ञान का विद्यार्थी, सारा ज्ञान विज्ञान पश्चिम से आया। हमारे लोगों ने मान लिया, हमारे विश्वविद्यालयों ने मान लिया, हमारे समाज ने मान लिया और हम धीरे धीरे करके सारा ज्ञान विज्ञान पश्चिम से आया। बस एक छोटा सा उदाहरण ज्ञान विज्ञान की दृष्टि, बहुत लंबा विषय ज्ञान विज्ञान का है। महाभारत में और एक शांति पर्व में एक बात आती है, संस्कृत ज्यादा नहीं सीखते, वहां पर उनसे जब प्रार्थना कर रहे हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहता है योजना नाम सहस्त्र द्वि योजना। इतना योजन जो एक अर्धनिमिष में इतनी दूरी तय करता है, उस प्रकाश को मैं प्रणाम करता हूं। अब योजना नाम सहस्त्र द्वि योजना, यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं, 2202 योजन जो अर्धनिमिष में करता है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 2 माइल होते हैं, यानी एक योजन में 8 माइल हो गए। 2202 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो लगभग 17,000 आता है। और निमिष की जो क्वांटिफिकेशन है वो 1 सेकंड के लगभग 5.5 के हिस्से के बराबर होती है। तो अर्धनिमिष 1/11 हो गया, यानी 17,000 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,86,000 कुछ आता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ऐसे बहुत सारी विधाएं ज्योमेट्री के अंदर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बात की कि विभिन्न प्रकार की वेदिकाएं बनाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सवों के लिए, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए अलग अलग प्रकार की वेदिकाएं बनाई जाती हैं, जिनका स्वरूप अलग होता है लेकिन सबका क्षेत्रफल एक बार होता है। तो ज्योमेट्री में हम लोग ये सब समझते थे कि कैसे एक उसको दूसरे में ट्रांसफर कर। और आज भी हम लोग रेगुलर इरेगुलर बॉडीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो इरेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेगुलर बॉडी के टर्म में निकालना पड़ता है। ये बहुत सारी बातें विज्ञान के अंदर हैं। और तो छोड़िए, एक मंत्र हम लोग पढ़ते हैं जिस मंत्र में हम लोग कहते हैं जो मंगल है वो भूमि सुत है। अब भूमि सुत ये मंत्र तो नया मंत्र नहीं, बहुत पुराना मंत्र है। तब हम लोग जानते थे कि मंगल भूमि से निकला हुआ, यानी प्लेनेटरी मोशन। अभी तो काणात का जो सांख्य है उसमें अगर हम लोग जाएंगे, वैशेषिक में जाएंगे, सांख्य कलिका देखेंगे, सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे, तो एक पूरी एक श्रृंखला हमारे पास विज्ञान की है। बट आवश्यकता इस बात की उस विज्ञान को लेकर के आना और उसको युगानुकूल बनाना, आज की भाषा में करना, इस पर काम हो रहा है। बहुत काम इस पर हो चुका है और बहुत काम अभी होना बाकी है। जैसे केमिस्ट्री के यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, सत्यप्रकाश जी ने 8 वॉल्यूम में लिखा है जिसमें राइट फ्रॉम एल्केमी से लेकर के
और कैसे हम विभिन्न बैक्टीरियल उससे जो है विभिन्न प्रकार की धातुएं पैदा कर सकते हैं, उस पर काम हुआ। लगभग 8 वॉल्यूम का काम। और एक अंतिम उदाहरण छोटा सा जो अन्य लोगों को भी शायद अच्छा लगे, कि हम लोग केवल विज्ञान ही नहीं तो कला कौशल सब में और थे ये सारे उदाहरण आपके सामने। एक म्यूजिक का घराना हुआ है बनारस में, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उनके एक शिष्य थे ठाकुर ओंकारनाथ सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो इटली की यात्रा पर थे। उनको मन में इच्छा हुई कि मैं मुसोलिनी से मिलूं। मुसोलिनी को सब लोग जानते हैं कितना टाइम शासक रहा होगा। तो मुसोलिनी ने कहा कि क्यों मिलना चाहते हो? उनका मैं भारत से आया हूँ और संगीत का विद्यार्थी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका संगीत क्या कर सकता है? अगर कुछ कर सकता है तो मैं बहुत दिन से सो नहीं पाया हूँ, यदि मुझे ऐसा कुछ कर दो कि मुझे नींद आ जाए। तो ओंकारनाथ ठाकुर जी ने कहा कि यद्यपि हमारा संगीत भारतीय शरीरों के लिए बना है, तथापि मैं प्रयास करता हूँ, और आपको अच्छा लगेगा कि मुसोलिनी लिखता है बाद में कहीं पर कि वो संगीत उन्होंने बजाया और उनका सारा स्ट्रेस समाप्त होकर के वो खराटे लेकर के सोना प्रारंभ कर दिया। तो हम लोग ज्ञान में, विज्ञान में, सब में श्रेष्ठ, इस बात को हम लोग भूल गए। और अब आवश्यकता है कि जो हमारे जो युवा साथी हैं उनके अंदर हम इस बात को करें कि उनको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए, अपने विशिष्टता का विश्लेषण करना होगा, अपनी योग्यताओं को समझना होगा, अपने पूर्वजों की जो ख्याति है उसको समझना होगा, हमारी जो विरासत है उसको समझना होगा। और ये सब अगर हम लोग कर सकेंगे, लेकिन साथ साथ में मानवीय मूल्यों के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता चाहिए, तब वास्तव में हमारे जीवन में संक्रांति स्थापित होगी। और तब हम लोग कह सकेंगे ईशावास्यम सर्वमिदं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृत कश्चित्। तो इसके माध्यम से हमारा जो चिंतन है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, उसकी उत्कृष्टता जब प्रकट होगी तो ये जो समाज के अंदर व्याप्त जितने प्रकार की न्यूनताएं आई हैं, उन न्यूनताओं का आने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और तब हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और पैकेजेस की बात नहीं करेंगे, हम लोग यूसेजेस की बात करेंगे, मैं किस काम में आ सकता हूँ। तब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कॉम्पिटिशन की बात नहीं करेंगे। और तब वास्तव में जब ये विचार आएगा तो हमारा विचार व्यक्तिगत न होकर के समष्टिगत होगा। और तब जैसे कल पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः से हम लोग एक छलांग और लगाएंगे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यही वो प्रतिमान है, यही वो गुणधर्म है जिससे भारत माता विश्व वंदनीय थी। इस प्रकार की शिक्षा से विश्व वंदनीय थी। 2 सेंटेंस अब मैं इसलिए रेफरेंस के नाते तो और बताना चाहूँगा। 2 सेंटेंस रेफरेंस। एक पॉलिटिकल थिंकर राइटर हुए हैं सैमुअल हंटिंगटन, उनकी एक किताब है क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन। बच्चों के लिए तो नोट कर लीजिए, कोई पढ़ लीजिए उसे। क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन में हंटिंगटन लिखते हैं बिफोर 1750 द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज ऑलमोस्ट लाइक 24.5, जो 47 में जाके 2% हो गया। We were leader in textile, we were leader in many other things। और आप उस किताब में देख लीजिए। बट एक बहुत बड़ी बात जो उसमें वो कहते हैं each individual soul was the skilled soul। This line is to be underlined। Each individual soul is a skilled one। एक और पॉलिटिकल थिंकर लेखक हुए जो was a priest, जो भारत आए थे, पर अभी किताब का नाम भूल गया था, इंडिया इन बॉन्डेजेस नाम से किताब है। उसमें लिखते हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया कैसा था। तो he said that the leader, no other nation was such in the textile। और जिन टेक्सटाइल की बात हम लोग करते हैं, जिन मेटलर्जी की हम बात करते हैं, तो एक बात वो अंडरलाइन करके कहते हैं कि इन आर्किटेक्चर ऑल्सो वी वर टॉप एंड मतलब अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल। कैसे? अभी रामलला जी का जो भव्य मंदिर बना है उसमें उनके मस्तक का सूर्याभिषेक करवाया गया। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक्स ने कोई वोटर रोल दिया। वहां पे एक मंदिर का वो वर्णन करते हैं जिसमें 12 खंभे बने हुए हैं और वर्ष के 12 महीनों में सूर्य का प्रकाश एक एक खंभे से होकर के 12वें तक आता है। तो थिंक ऑफ दैट, हाउ गुड वी वर ट्यून्ड विद द नेचर एंड ट्यून्ड विद द कंप्लीट सेलेस्टियल बॉडीज। इस सब की हम लोग बात उसमें करते हैं।
बस अंतिम बात कह करके, ये जो शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दो बात मैंने भी छोड़ दी थी। ये शिक्षा स्वायत्त थी और स्वावलंबी शिक्षा, जो मैंने कहा ईच इंडिविजुअल सोल वर्सेस स्किल सोल। स्वायत्त और स्वावलंबी शिक्षा ही वास्तव में शिक्षा थी। जब अगर आप धर्मपाल जी की किताब पढ़ेंगे, धर्मपाल जी किताब बताती है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का जो थॉमस मुनरो जो थे, उन्होंने जो वहाँ का वो किया था, रिपोर्ट मांगी, सर्वे किया था, तो ही फाउंड दैट लिटरेसी वाज ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी, और हमको बता दिया कि हम लोग इलिटरेट हैं बात। तो धर्मपाल जी ने और इन सबको इकट्ठा किया है, जितने भी 1835 से पहले जो सर्वे हुए, जिनकी बेसिस पे 1835 का एजुकेशन एक्ट आया है, तो उसमें बताया गया कि ईच विलेज, इस समय लगभग 7 लाख गांव हैं देश के अंदर, लगभग उससे थोड़े बहुत कम रहे होंगे, ईच विलेज वाज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, और हर 4-5 गांव पे एक हायर एजुकेशन सेंटर होता था। और जितनी स्किल की हमने बात की, चाहे वो भारत का फौलाद रहा हो, चाहे भारत की ढाका की मलमल रही हो, चाहे दूसरे जो प्रतिमान रहे जिनके बाद में पीटर सुंदरलैंड ने बात की या सैमुअल हंटिंगटन ने बात की, वो केवल बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं थे। एक कॉमन आदमी, एक कॉमन झारखंड का आदिवासी आदमी उस फौलाद को बनाता था। उस शिल्प की जो बात हम कर रहे हैं, जिस मलबरी की हम बात करते हैं, उसके गाँव का एक साधारण आदमी बनाता था। वी वर सो स्टिल्ड। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय विचार साधना को समझें, जिस भारतीय विचार साधना के अंदर जैसी बोस ने प्रतिमान खड़ा किया दुनिया के अंदर, उन्होंने दो बहुत छोटे से और भारतीय विचार लिए। एक विचार था बेतार का कम्युनिकेशन, दूसरा विचार था वनस्पतियों में भी संवेदना होती है, उस पर कितने बड़े आज डिसिप्लिन खड़े हो गए। और तीसरा विचार था कि जो घनीभूत है ऊर्जा का, घनीभूत जिसको हम लोग मैटर कहते हैं, उसके अंदर भी संवेदना है, अभी वो करना बाकी है। तो हम लोग इस बात को समझेंगे, जब हम लोग इस बाहर जगत की वस्तुतम की बात करते हैं, उसमें चराचर जगत की बात करते हैं, जड़ और चेतन की बात करते हैं। हमारे जड़ और चेतन अलग अलग नहीं है, बस व्यवस्था और विधा की बात है। इतना विशाल जिस शिक्षा का स्वरूप हो, उस शिक्षा के हम लोग और उसके हम लोग उद्घोषक भी हैं, उसके संभाग भी हैं, और उसी शिक्षा के माध्यम से वास्तव में माँ भारती विश्व वंदनीय बन सकती है। और वही हमको 2047 के अंदर, और उसको हम लोग भव्य भारत, दिव्य भारत और विकसित भारत की कल्पना करते हैं, वो ले जा सकेंगे। नए युवाओं में ये विश्वास जगे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार पुनः आयोजकों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि इस यज्ञ में उन्होंने मुझे भी हवि देने के लिए और मौका दिया, अवसर दिया। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और